तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हम लोगों का डिस्कशन हुआ था आपके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसका मतलब था क्रिप्टोगैम्स, है ना। हमने ये पढ़ा कि ग्रीक भाषा में जो वर्ड होता है क्रिप्टो, उसका मतलब होता है हिडन, और गैम्स जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। तो बेसिकली क्रिप्टोगैम एक तरीके से हो गया हिडन रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर उनका रिप्रोडक्टरी ऑर्गन हिडन रहता है, क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है, ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स को हम लोगों ने क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में लास्ट क्लास में डाला था। ठीक है, उनके 3 क्लासिफिकेशन किए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांस कौन थे? टेरिडोफाइटा थे, है ना। तो आज ऑब्वियस है उसी क्रिप्टोगैम का हम लोग अपोजिट, ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फेनेरोगैम्स। अभी जो फेनेरोगैम्स हैं, ऑब्वियस है कि अगर आप क्रिप्टोगैम को ये कहोगे कि देख यार, जिसके पास सीड नहीं होती उसको मैं क्रिप्टोगैम कहूँगा, जिसके पास रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते, यानी कि फ्लावर्स नहीं होते बेसिकली, क्योंकि यूजुअली फ्लावर्स ही रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होते हैं, बट अगर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स नहीं है उसके पास स्पेशल वाले, तो मैं उसको क्रिप्टोगैम कहूँगा। तो फेनेरोगैम्स एक ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके पास सीड होती है, ठीक है, जिनके पास सीड होती है, जिनके पास बीजा होता है ना, इनके पास रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होता है, जिस रिप्रोडक्टरी ऑर्गन के वाया ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी कहानी होती है। इनके पास फ्लावर होता है। तो बेसिकली फेनेरोगैम्स एक ऐसे प्लांट की कैटेगरी में आते हैं जिन लोगों के पास रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है, जो सीड आप लोगों की प्रोड्यूस जहाँ पे हो सकती है, उनको बेसिकली हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। तो यहाँ से लेकर ये जो आपकी पूरी ये वाली लाइन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिफाइन, कि डिफाइन करिए फेनेरोगैम क्या है। ठीक है, बराबर, ओके। अब जो फेनेरोगैम है, क्योंकि इसके पास सीड है, इसके पास क्या है? सीड है। सीड मतलब बीजा, ठीक है, सीड मतलब बीजा। अब उस बीजे की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट बीजा, है ना, फेनेरोगैम्स जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, जो फेनेरोगैम्स होते हैं इनके पास होता है सीड। क्रिप्टोगैम के पास नहीं था, क्रिप्टोगैम के पास नहीं था, लेकिन जो फेनेरोगैम्स हैं, फेनेरोगैम्स के पास होता है सीड। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है बीजा। इसके पास क्या होता है? बीजा। तो बिकॉज ऑफ दैट बीजा, ठीक है, उस बीजे की वजह से फेनेरोगैम्स के अगेन टोटल 2 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। ठीक है, इसके क्या किए जाते हैं? 2 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, है ना। क्या होता है? एक क्लासिफिकेशन होता है जिम्नोस्पर्म्स, एक क्लासिफिकेशन होता है जिम्नोस्पर्म्स, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, 2 वर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे, एक का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म्स, एक का नाम है एंजियोस्पर्म्स। ये 2 प्रकार के फेनेरोगैम्स हैं। बट द पॉइंट इज मैडम, सीड की वजह से कैसे क्लासिफिकेशन हो सकता है ना। सीड की वजह से, बीजे की वजह से, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने पर। एक बीजा कैसे चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है? तो चलो अपन थोड़ा उस पर भी बातचीत कर लेते हैं कि बीजे की वजह से कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्रिप्टोगैम किस तरीके से फेनेरोगैम से अलग है, या फेनेरोगैम किस तरीके से क्रिप्टोगैम से अलग है। तो जैसे हमने कल क्रिप्टोगैम के 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन सारे क्लासिफिकेशन में हमने ये बातचीत की थी
कि इन लोगों के पास, ये थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा वाले लोगों के पास उसके कोई ट्रू रूट्स नहीं होते, उसके पास उसके कोई ट्रू क्या कहते हैं स्टेम्स नहीं होते, ब्रांचेस नहीं होते, मतलब उसके पास उसके प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स ठीक तरीके से विजिबल हो रहे हों, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, टेरिडोफाइटा थोड़ा सा एडवांस था, लेकिन फेनेरोगैम एक ऐसा प्लांट है या ऐसे प्लांट्स की कैटेगरीज को कहा जाता है जिनमें आपको उसकी सेपरेट लीफ दिखती है, सेपरेट रूट्स दिखते हैं, सेपरेट स्टेम्स दिखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपको दिखता है, बराबर, ये सब कुछ आपको दिखता है, तो आप उसे कहोगे कि भैया तू फेनेरोगैम है। अब उसके बीजे की वजह से, क्योंकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकता है, उनमें डेफिनेटली सीड्स होंगी, है ना। तो इस सीड की वजह से उसके दो क्लासिफिकेशन हुए, एक को नाम रखा गया गिम्नोस्पर्म्स, एक को नाम रखा गया एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, बराबर। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स का मैं बता दूं, आगे जाके फर्दर अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि एंजियोस्पर्म्स पढ़ लिया बात खत्म हो गई, है ना। इनको एक को कहा जाता है मोनोकॉटिलेडॉन, एक को कहा जाता है मोनोकॉटिलेडॉन, मोनोकॉट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक को कहा जाता है डाइकोटिलेडॉन। तो पहले मैं पढ़ाती हूँ एंजियोस्पर्म्स और फिर मैं पढ़ाऊंगी जिम्नोस्पर्म्स, और फिर उन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश मैं बता दूंगी, ठीक है। देखो, एंजियोस्पर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनमें फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि किस तरीके से फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किस तरीके से वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती हैं, ठीक है। बट अगर किसी प्लांट में फ्लावर आ गया है तो उसको आप कैटेगराइज कर दोगे कि देख यार तो एक एंजियोस्पर्म्स है, क्योंकि फ्लावर्स ही बाद में जाके फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और फ्रूट्स के अंदर फिर सीड आ जाती है। जैसे आम की गुठली उसके अंदर होती है, बेर की गुठली होती है उसके पास, है ना। तो ऐसे मतलब प्लांट्स जिनके फ्लावर आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। अब गुलाब के पेड़ को एंजियोस्पर्म मत कह देना, है ना, गुलाब के पेड़ को एंजियोस्पर्म्स मत कह देना, राइट। गेहूँ, चावल, तुअर, मूंगफली, नॉट मूंगफली सॉरी, मटर, है ना, सेम की वेल, दीज आर एंजियोस्पर्म्स। तुमने देखा है ना, सेम की वेल में बाद में वो सेम बन जाता है, करेले की वेल में येलो येलो कलर का फूल आता है, बाद में वो करेला बन जाता है ना। वैसे ही लौकी, गिलकी, कद्दू, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इन एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं, बाद में यही जाके कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में और सीड में। अब जो सीड है वो कहाँ गई? सीड हमेशा उस फ्रूट के अंदर होती है ना। ये सीड हमेशा क्या होती हैं? कवर्ड होती हैं, क्योंकि आजू बाजू क्या है? फ्रूट है। अब जैसे आम की गुठली है, आम की गुठली आपको बाहर जब आप आम खरीदने जाते हो तो बाहर से आपको कभी उसकी गुठली दिखाई देती है क्या, कि देखो ये तो गुठली दिख रही है, देखो देखो ये गुठली दिख रही है? हमें कभी नहीं दिखती गुठली, है ना, हमें गुठली कभी नहीं दिखती। तो ऐसे में अगर किसी भी प्लांट के फ्रूट की गुठली छुपी हुई है, छुप गई है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। वो प्लांट के फ्रूट के अंदर है, क्योंकि अगेन एंजियो वर्ड का मीनिंग होता है कवर और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट जिनकी सीड कवर्ड होती है, फ्रूट के अंदर होती है, उन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। समझ गए कि एंजियोस्पर्म्स मतलब जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होगी, ठीक है, बराबर। वो जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होगी। अब सीड फ्रूट के अंदर है, सो देयरफॉर आपने कहा कि भैया तुम एक एंजियोस्पर्म हो, तुम एक एंजियोस्पर्म हो। लेकिन सीड दिखती कैसे है? हाउ सीड लुक्स, ठीक है, हाउ सीड लुक्स, सीड कैसी दिखती है, इसके हिसाब से अगेन दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं।
पहले क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं मोनोकॉट और दूसरे क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं डाइकॉट। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास एक काजू, आप अगर काजू को देखेंगे उसका सेगा काजू, तो काजू को आप दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हो, है ना, दो इक्वल शेप के आपको छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे काजू के। अगर आपके पास अखरोट है तो अगेन आप अखरोट को अगर सेंटर से तोड़ो तो देखो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो अगर किसी भी सीड के, ठीक है, अगर किसी भी सीड के टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तोड़ने पर, एकदम आइडेंटिकल पार्ट्स हो रहे हैं, तो ऐसी सीड को कहा जाता है डाइकॉट और ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है डाइकोटिलेडॉन प्लांट। मतलब वो प्लांट एंजियोस्पर्म रहेगा नो डाउट, बट एंजियोस्पर्म में भी कौन सी कैटेगरी रहेगी, डाइकॉट वाली। और अगर आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती, कैनॉट डिवाइड इन इक्वल टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, कैनॉट डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, अगर आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो वो कहलाने लगता है मोनोकॉट, ठीक है, वो कहलाने लगता है मोनोकॉट, ठीक है, वो क्या कहलाने लगता है आप लोगों का, मोनोकॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइकोटिलेडॉन क्या होता है और मोनोकॉट क्या होता है ना। तो यहाँ से आप इस तरीके की डेफिनेशन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो प्लांट्स के सीड्स के इक्वल हाफ हुए उन्हें डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहेंगे, और जिनके सीड के इक्वल पार्ट्स नहीं हो पाए, है ना, दोज हु सीड्स कैनॉट बी डिवाइडेड, उनको मोनोकोटिलेडॉन प्लांट कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है आप लोगों को डिफाइन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो प्लांट है ना, ये जो ऊपर वाला प्लांट जो अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हमें मोनोकॉट और डाइकॉट का डिस्टिंग्विश पढ़ना है कि अगर आपको दो प्लांट्स दे दिए जाएं तो कैसे एक किसान या फिर आप ये देखकर पहचानोगे कि ये प्लांट मोनोकॉट है या फिर एक प्लांट डाइकॉट है, कैसे, या फिर उनके बीच के डिस्टिंग्विशेस क्या हैं। तो देखो मोनोकॉट का मतलब जैसे कि मैंने बताया, अगर दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं, है ना, वो आपस में जॉइंट है वो दो टुकड़े, सच दैट कि अगर आप उन्हें ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक करने से दो इक्वल पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, तो ऐसे वालों को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकॉट। और अगर सीड ऐसी है जैसे बेर का जो बीजा होता है दैट इज मोनोकॉट, क्योंकि आप उसको इक्वली नहीं तोड़ सकते, ठीक है, तो वो एक मोनोकोटिलेडॉन हो गया। अब बात करते हैं हम रूट्स के बारे में। जितने भी मोनोकोटिलेडॉन्स होते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स की जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स होती हैं फाइब्रस। जब आप छोटे बच्चे थे ना तो छोटी कक्षा में आपको टैप रूट, फाइब्रस रूट, ये सब चीज़ें आपके टीचर ने सिखाई होगी, नहीं तो मैं वापस सिखा देती हूँ। रूट ऐसी होती है, ऐसी, इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट, ये ऐसी ऐसी होती है, ये ऐसी ऐसी होती है फाइब्रस रूट, ये ऐसी ऐसी होती है फाइब्रस रूट, ये ऐसी ऐसी होती है, इसे हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट। और टैप रूट का मतलब होता है कि ऐसी मोटी सी होती है, ठीक है, ये ऐसी मोटी सी होती है और उसके आजू बाजू से छोटा छोटा सा कुछ निकलता है, तो निकलता है जैसे गाजर और मूली कैसे दिखते हैं वैसे। तो मोनोकोटिलेडॉन प्लांट्स की पहचान क्या है कि उनके पास फाइब्रस रूट होगा, और डाइकॉट वालों की पहचान क्या है कि उनके पास टैप रूट होगा, है ना। अच्छा, अगर मैं उनकी पत्तियों के बारे में बात करूं कि जो मोनोकॉट वाले आपके जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां कैसी दिखती हैं, तो उनकी पत्तियां दिखती हैं पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन का मतलब मैडम हम समझे नहीं। पैरेलल विनेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक लीफ है, ऑब्वियसली लीफ के एक सेंटर से तो एक लाइन जाती है, तो जो अदर लाइंस होती हैं वो अदर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सच दैट कि वो लाइंस लीफ में कभी भी आपस में आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आगे जाकर कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसे कहते हैं हम लोग पैरेलल विनेशन। तो जो मोनोकोटिलेडॉन होता है इसमें आपको कैसा विनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स ये हैं बैम्बू ट्री, बैनन ट्री, बनाना ट्री, अनियन ट्री। और रेटिकुलेट वेरिएशन का मतलब कैसा होता है कि लीफ तो रहेगी, लीफ के लेकिन अंदर अलग अलग ऐसा ऐसा रहेगा, आगे जाके कोई भी उसका पार्ट, उस लीफ के अंदर की जो नसें हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं,
इस तरीके से पत्ती को देख के भी पहचाना जा सकता है कि वो जो प्लांट है वो मोनोकॉट रहेगा कि वो डाइकॉट रहेगा। फिर इस तरीके के मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स बताए गए हैं कि मोनोकॉट वाले जो प्लांट्स होंगे वो हॉलो होंगे, मतलब कड़क नहीं होंगे, फॉल्स होंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा एक बड़ा सा ट्री है, जैसे केले का हमें ऐसा लगता है कि वो पेड़ है, बट वो पेड़ होता नहीं है, सारी पत्तियां ही पत्तियां होती हैं सराउंडेड, है ना। लेकिन डाइकॉट वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, हार्ड होंगे, जैसे आपको बताया गया पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसा। फ्लावर्स के बारे में कमेंट किया गया है कि अगर कल को मोनोकॉट वाले पौधे पे फ्लावर आता है, जो कि आएगा ही, क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट एंजियोस्पर्म से तो फ्लावर तो आएगा ही आएगा, तो उसके अंदर जो फ्लावर्स की पेटल्स होंगी, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ जो होंगी फ्लावर्स की, या वो 3 के मल्टीपल्स में होंगी, मतलब या तो उसके फ्लावर में इस तरीके से सिर्फ 3 पेटल्स होंगी, या तो उसके फ्लावर में इस तरीके से टोटल 6 पेटल्स होंगी, या तो 9 पेटल्स होंगी, या तो 12 पेटल्स होंगी, 3 का मल्टीपल चलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डाइकॉट वाला प्लांट है तो उसमें 4 to 5 पेटल्स होंगी, ठीक है। ये आपका डाइकॉट वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स क्या होता है ये पढ़ लिया। अब बात आती है गिम्नोस्पर्म्स पे। तो गिम्नोस्पर्म्स फेनेरोगैम्स का ही एक टाइप है, बट गिम्नोस्पर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको कभी भी क्लियर तौर पे सीड्स नहीं दिखती, मतलब सीड्स जो इनके होते हैं, मतलब सीड्स दिखती हैं बट सीड्स के आजू बाजू कोई कवरिंग नहीं होती, सीड्स के आजू बाजू कोई कवरिंग नहीं होती। ये प्लांट्स में कभी भी फ्रूट नहीं लगते, ठीक है। इनकी जो सीड्स होती है नेकेड, मतलब देखो ये सीड है, ये सीड है, ये सीड आपको क्लियरली दिख रही है। इस सीड के से आम को अगर आप देखते हो तो आम के आजू बाजू की जो फ्लैश होता है जिसे हम खाते हैं उससे पूरी की पूरी सीड ढक जाती है, आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे आम भी है करके, मतलब सीड है इसके अंदर, पता नहीं चलता। देखो बट इस प्लांट में आपको सीड क्लियरली दिख रही है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड होती है बट वो क्लियरली दिख जाती है सामने से ही, उसे हम लोग कहते हैं गिम्नोस्पर्म्स। और अगर सीड छुपी हुई है किसी फ्रूट के अंदर तो उसे कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स। तो गिम्नोस्पर्म्स फ्रूट्स नहीं पैदा कर सकते, सीड्स लेकिन होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि गिम्नोस्पर्म्स क्या है, तो गिम्नोस्पर्म्स आर डिफाइंड एज दोज प्लांट्स हु सीड्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, जिनके पास नेचुरल कवरिंग नहीं होती, ठीक है, जिनके पास फ्रूट्स नहीं होते, उनको हम लोग गिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे आपको कोई एक पेड़ का नाम लिख कर दे दिया और उस पेड़ के नाम के बाजू में पूछ लेगा कि बताओ इसका साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, हम लोग घरों में अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बट देखो इस क्रिसमस ट्री का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पीशिया। बताओ, तो आपको ये साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आप लोगों का क्रिसमस ट्री, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिसमस ट्री का साइंटिफिक नेम क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जा सकती हैं। साथ ही देखो ब्रैकेट में एक और लिख के दिया है मोर पंखी, है ना, क्या लिख के दिया है यहाँ पे पढ़ो ब्रैकेट में, मोर पंखी। तो एक प्लांट होगा मोर पंखी, देखो मैंने तो मोर पंखी प्लांट को देखा है, तुम्हारा मुझको आइडिया नहीं है कि तुमने मोर पंखी प्लांट को देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन वो बहुत ही कॉमन प्लांट है जिसको हम लोग अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं विद्या का पेड़। कई बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस पेड़ की लीव्स को अगर वो अपनी किताबों में रखेंगे तो उन्हें ज्ञान की वृद्धि होगी। इसे मोरपंखी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोरपंखी कहते हैं। तो ये मोरपंखी का देखो क्या नाम है, थूजा, साइंटिफिक नेम है ना। ये देवदर, ये भी आपने देखा है बुक्स में, आपने इसको डेफिनेटली देखा होगा, रियल लाइफ में भले देखा हो या ना देखा हो, क्योंकि थोड़े हिली एरियाज़ में, बर्फ़ वाले एरियाज़ में ये पाया जाता है। तो डिफाइन पूछा जा सकता है, उसके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं। अब ये जो आपके गिम्नोस्पर्म्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये एवरग्रीन रहते हैं, है ना, मोस्टली एवरग्रीन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडी के वक्त निकलेंगे बाकी के सीज़न में हम ड्राई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनमें लकड़ियाँ होती हैं, पेरिनियल होते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्ड है
पेरिनियल। इस पेरिनियल वर्ड का क्या मतलब है? अब देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में खिलते हैं, जैसे मटर है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में देखने को मिलेगा। अगर आप बात करोगे सरसों, तो आपको विंटर में देखने को मिलेगी। बट अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे प्लांट्स की जो पूरे टाइम खिले रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पेरिनियल। थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट द सीजन, आपकी कंट्री में, ठीक है, जो भी सीजन है जितने भी है उसके अकॉर्डिंग वो थ्रू आउट आपको देखने को मिलता है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल, वुडी, है ना। स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, पॉइंट नंबर 4, है ना। ये इस तरीके के पॉइंट्स। इनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आते हैं, सेम प्लांट पर ही कि एक ही में मेल आ रहा है एक ही में फीमेल आ रहा है। सो दिस आर सम ऑफ दी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर होता है, हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। तो हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इकोसिस्टम ये तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके अलावा माइक्रोब्स ये चैप्टर भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि एक ईवीएस चैप्टर है। इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, ये तो मैं एक ही बार में इसको वन गो में ही इसको कंप्लीट करवा दूंगी। इसका कोई ऐसा पार्ट्स में अपन वीडियो नहीं बनाएंगे, वन गो एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सही बताऊं तो ये चैप्टर पढ़ाने लायक चैप्टर नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैं आपकी रीडिंग के लिए चीज़ छोड़ रही हूँ, आपके कंप्यूटर वाले टीचर्स ने आपको डेफिनेटली ये चीज़ पढ़ाई होगी। फिर हम लोग आपके